आजकल के ज़माने में एक नया फार्मासिस्ट जब मार्केट में आता है, तो ही नोज़ देयर अ लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे नए फार्मासिस्ट जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। एंड वी ऑल नो दैट देयर इज़ अ वेरी सैचुरेशन इन दिस डिपार्टमेंट। इस सब में इफ एनीवन वांट्स टू परस्यू अ करियर इन एंटरप्रेन्योरशिप तो उसके पास सर्टेन सेट ऑफ रूल्स और कुछ इंस्पिरेशन होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मा कनेक्ट। आई एम सैयद शायान अली, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, Salim Habib University, and with me is an honorable guest and source of inspiration, CEO of Amarant Group of Companies, Mr. Sayyid Iftikhar Hussain Shah. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि आप हमें कुछ अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएं। तो असल मेरा जो करियर है ना वो 1983 में शुरू हुआ था। मैं बेसिकली लाड़काना से मेरा ताल्लुक़ है। मैं कराची आया और कराची आया था इंजीनियर बनने के लिए। 2 सेमेस्टर भी पास किए थे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैं सदर के अंदर है ना बैठ के फुटपाथ पे बैठ के घड़ियाँ बेचा करता हूँ और ये काम मैंने 2 महीने बड़े आराम से सुकून से किया। लेकिन मेरी जो भी लर्निंग हुई हैगी वो 2 महीने उस फुटपाथ के थड़े पे बैठ के जो है ना जो डेवलपमेंट हुई हैगी, जो सेल्समैनशिप आई हैगी, वो वहीं से ग्रो शुरू किया। और 21 साल मैंने जो है ना इस फार्मा इंडस्ट्री को दिए, जिसके अंदर मेडिकल रैप से मैं ज़ोनल मैनेजर बना, ज़ोनल मैनेजर से सीनियर ज़ोनल सेल्स मैनेजर बना। और एक दिन आया जो टर्निंग पॉइंट था, तो शायद हर आदमी की ज़िंदगी में आता है, लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ कि ना आपका डिसीजन ठीक है ये या गलत है, लेकिन डिसीजन लाइफ में लें ज़रूर। मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा, मुझे बोनस नहीं मिला और मैंने डिसाइड किया कि जनाब मैंने जो है ना रिज़ाइन करना है और आज के बाद है ना अपना कारोबार करना बस। ये मेरी स्टार्ट जर्नी थी और मैंने 2006 सेम महीना था अक्टूबर का। इत्तेफाक की बात ये है कि 30 तारीख ही थी अक्टूबर की कि जिस दिन मैंने रिज़ाइन किया था और वो रिज़ाइन मैंने आज भी फ्रेम करवा के रखा हुआ है, मैं अपने ऑफ़िस में लगाता हूँ। इसलिए कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पायरिंग जो सा अगर कोई चीज़ है, मैं कहता हूँ कि अगर ये डिसीज़न ना किया होता, तो आज शायद इस पोज़ीशन पे ना होता हूँ। तो जितने भी लोग जॉब करते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप डिसीज़न ज़रूर लें। आपको ये खौफ़ नहीं होना चाहिए कि यार आप भूखे मरेंगे। आपने जो है वो बताया कि आपने ग्रेजुएट किया फ्रॉम बीएस मैथ्स एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू दैट। तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी एक एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस होगा। आप प्लीज़ उसके बारे में बताओ। अच्छा, इसके अंदर कोई है ना मेरा अपना कोई जस्तजू नहीं था। मुझे गवर्नमेंट जॉब बहुत मिल रही थी क्योंकि उस ज़माने के अंदर गवर्नमेंट जॉब इस तरह बढ़ती थी कि जिस तरह शायद चने भी शायद कम बढ़ते हों, जिस तरह जॉब मिलती थी। आपका सिर्फ़ ग्रेजुएट होना, मेरे पास पीआईई की नौकरी थी, एएसएफ की नौकरी थी, स्टील मिल की नौकरी थी, लेकिन मैंने कभी भी है ना गवर्नमेंट जॉब को तरजीह नहीं दी। तरजीह इसलिए नहीं दी कि गवर्नमेंट जॉब में आप है ना ग्रो नहीं कर सकते। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक जा सकते होंगे और वो टाइम लगेगा आपको। तो मैंने हमेशा से जो है ना प्राइवेट सेक्टर को पसंद किया, इसीलिए मैं प्राइवेट सेक्टर में आया। लोगों ने कहा कि यार तुम है ना मेडिकल रैप बन गए। मैंने कहा यार बड़ी इज़्ज़तदार नौकरी है ये। बाद में जो कुछ भी हुआ इट वाज़ अ हिस्ट्री ऐसे। तो ये नहीं है कि जी आप कोई कैरियर जो है ना आप है ना सोच समझ के आते हैंगे। बाज़ दफ़ा कुदरत आपको खुद लेके जाना जा रही होती होगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपकी नीयत थोड़ी-सी ना ठीक होनी चाहिए टुवर्ड्स योर करियर और टुवर्ड्स स्पेशली योर कम्युनिटी। सर, एमरेंट फार्मा के पीछे एक आइडिया था, एक विज़न था। उसकी मोटिवेशन क्या थी? उसकी इंस्पिरेशन क्या थी? और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब तक ये किस तरह इवॉल्व हुआ? देखिए, अमरन फार्मा के पीछे जो है ना जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी ना वो एक ही था। वो रिज़ाइन था ऐसे ही, जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये कंपनी जो है ना फ़ॉर्म करूँ। और जिस टाइम मैंने ये कंपनी फ़ॉर्म कर रहा था, तो मेरा जो बड़ा बेटा हैगा, वो उस ज़माने में मेरा ख़्याल शायद 8th या 9th क्लास में होगा। तो उन दोनों को बुला के मैंने कहा कि मैं ना कल रिज़ाइन करने के लिए जा रहा हूँ और अपना कारोबार करूँगा। तो वाइफ़ का पहला सवाल था कि आपके पास पैसे कितने हैं? मैंने कहा 15,000 रुपए हैं इकट्ठे। तो कहने लगे 15,000 के अंदर आप कारोबार कर लेंगे? मैंने कहा पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा हैगा
कि कारोबार जो है ना हिम्मत से किया जाता है, पैसों से नहीं किया जाता। और वो आगे चल के ये प्रूव भी हुआ कि अगर आप में हिम्मत है तो आप कारोबार कर सकते हैं, आप में हिम्मत नहीं है तो कारोबार नहीं कर सकते हैं। तो वो 15,000 से जर्नी शुरू हुई और 5 लाख रुपए मैंने किसी से कर्ज़ लिया। जिन हिसाब से कर्ज़ लिया, वो मेरे पार्टनर, मैं उनको पार्टनर बनाना चाहता था। उन्होंने कहा 5 लाख रुपए दे सकता हूँ ऐसे उधार, लेकिन पार्टनर नहीं बनूँगा आपका। और पार्टनर मैं बना रहा था उनको 50% पे। आज जब भी वो आते हैं मेरे फैक्ट्री के अंदर, तो बेचारे रो रहे होते हैं कि काश मैं ये डिसीज़न सही कर लेता। मैंने कहा यार ये तुम्हारी किस्मत है, अल्लाह का डिसीज़न है, मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ आपका। तो ये इंस्पिरेशन था। मैंने अगेन कह रहूँगा, वो रिज़ाइन अगर टाइमली ना करता मैं, तो आज भी कहीं जॉब कर रहा होता। सर एमरेंट फार्मा के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं दैट वी हैव एंटीबायोटिक्स, इसमें सीएनएस ड्रग्स भी हैं, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हैं। सर इतनी सारे प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के लिए कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी होता है? असल में देखिए, जो मेरा स्पेशलाइज़ एरिया था ना, ऐसे ही, वो ना एंटीबायोटिक था, ना न्यूट्रास्यूटिकल था, ना दूसरा था। मैंने जो ज़्यादा काम किया था वो न्यूरो साइकियाट्री में काम किया। और एक चीज़ का मुझे ये पता चल गया था कि जी आने वाला वक़्त जो था ना, वो शायद है ना, है ही न्यूरो साइकियाट्री का। जिस तरह कार्डियोलॉजी की प्रोडक्ट है कि मरीज़ को एक दफ़ा मुँह को लग जाए, उसके बाद साल-साल जो है ना वो चलती रहती है। इसी तरह से अगर कोई डिप्रेशन का मरीज़ है या साइकोटिक है, उसको एक दफ़ा दवा लगा दें, उसके बाद आप नया मरीज़ जो है ना डालते रहें, कंपनी खुद ब खुद ग्रो करती रहेगी। जहाँ तक आपने कहा एंटीबायोटिक का तो ये है कि 7 दिन बाद फिर दोबारा नया पेशेंट चाहिए आपको। तो न्यूरो साइकियाट्री के अंदर आपको नया पेशेंट नहीं चाहिए, आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है पैसे। उसमें हर दफ़ा जो है ना आपको नए, जहाँ तक मल्टीविटामिन का ताल्लुक है, ऐसे वो तो घर का कोई भी आदमी हो, आप सिर्फ़ है ना उसको ये बता दें इससे ये फ़ायदा आएगा, वो बिला वजह का भी खाता रहेगा। सर आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, बड़ा कम्पेटिटिव माहौल है। तो सर इस सिचुएशन के अंदर अमेरेंट फार्मा अपने मतलब अपने कस्टमर्स के लिए और अपने लिए भी ट्रस्ट और क्वालिटी किस तरह मेंटेन करती है? देखिए, ट्रस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ट्रस्ट है, ठीक है? बहुत सारे लोग कंपनीज़ के अंदर आए, बहुत सारे गए। एक चीज़ के ऊपर जो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया वो ये था कि जनाब लोग फ्रीली काम करें। वो मेरे कहने पे काम ना करें, ना मेरी कोई भी कभी इन्वॉल्वमेंट हुई कि जनाब आप क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करें। इसलिए कि अगर आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा ना, तो आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं करेगी। तो अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है? अगर आप सीएमईज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वार्ड एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, अवेयरनेस डिज़ीज़ की क्रिएट नहीं करेंगे, तो लोगों को कंपनी के ऊपर जो है ना कभी भी ट्रस्ट नहीं आएगा। तो उस ट्रस्ट के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप फ्रंट लाइन पे आएँ, कि लोगों को बताएँ कि जनाब ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर है ना, एज़ सच कोई इश्यू नहीं है क्वालिटी का। जब एक दफ़ा जो है ना लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है कि जनाब इस कंपनी की दवा के अंदर फ़ायदा भी है या नुकसान है। फिर वो कंपनी जो है ना अपना पेस पकड़ती रहती है। सर पाकिस्तान में न्यूट्रास्यूटिकल का आजकल बड़ा ट्रेंड है। आपके ख़्याल में इसका पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? असल में ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अगर आप अमेरिका में चले जाएँ, तो आपको फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट जो है ना कम बिकती हुई नज़र आएँगी, और न्यूट्रास्यूटिकल की प्रोडक्ट जो है ना वो आपको ज़्यादा बिकती हुई नज़र आएँगी। उसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल दे दूँ, अगर मैं एंटी डिप्रेसेंट बेचता हूँगा, तो मैक्सिमम 30 का पैक बेचूँगा। लेकिन अगर मैं न्यूट्रास्यूटिकल की कोई मल्टीविटामिन बेचने जा रहा हूँगा, तो उसका एक बड़ा जार मिलेगा जिसके अंदर 1000 टैबलेट होगी। तो ये लोगों ने सिर्फ़ है ना कॉन्सेप्ट जो है ना इसको गलत किया पाकिस्तान के अंदर, कि न्यूट्रास्यूटिकल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। सर जो न्यू फार्मासिस्ट आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आपके एक्सपीरियंस से उनके अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी आप महसूस करते हैं कि इनके अंदर ये चीज़ लैकिंग है? एक ही चीज़ की कमी महसूस करता हूँ कि वो बेचारे डर रहे होते हैं। कहाँ से? वो डर इसलिए रह रहे होते हैं कि यार मैं आया हूँगा, पता नहीं मेरी जॉब पक्की है भी या नहीं है। वो बेसिकली करने आते हैं, सिर्फ़ नौकरी करने आते हैं ये, करियर के लिए नहीं आते हैं। और जो लोग करियर के लिए आते हैं ना, उनमें डर नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या करेगी? निकाल देगी आपको।
लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो एक जॉब नहीं दूसरी जॉब मिल जाएगी आप। और दूसरी बात ये है कि कंपनी क्यों निकालेगी आपको? अगर आप काम करते हैंगे और आप में टैलेंट है तो कंपनी क्यों निकालेगी आपकी? लेकिन मैं जवान लोगों को ख़ास तौर पे ये कहता हूँ, जैसे आप जैसे जवान हैं, कि बजाय इसके कि नौकरी की तरफ जाएँ ना, तो सीधा कारोबार की तरफ जाएँ। चाहे छोटा दुकान करें। मेरी बीवी बड़ा अच्छा मिसाल देती थी मुझे। मुझे कहती थी कि इफ्तिख़ार तुम ठेला लगा लो, लेकिन तुम नौकरी से जान छुड़ा लो। मैं उससे कहता था यार अच्छा ख़ासा कोट पहन के जानता हूँ, टाई पहनता हूँगा, और तुम मुझसे कहती हो ठेला लगा लो, लेकिन तुम है ना कारोबार करो। कहने लगा ठेले से दुकान पे जाओगे, दुकान से जो है ना किसी बड़े शोरूम पे चले जाओगे, और बड़े शोरूम से किसी फैक्ट्री में चले जाओगे। तो वो सही साबित थी, मैं गलत था, इसलिए कि मैंने अपने 21 साल जो है ना सिर्फ़ इसी जद्दोजहद में लगा दिए कि यार सुबह बड़ा बन-ठन के निकलता हूँगा, ऐसे माशरे में बड़ी इज़्ज़त है। लेकिन कारोबार में आपको जो है ना जूते भी घिसाने पड़ते होंगे, और अपने जो है ना वेयर एंड टेयर जो है ना तब्दील करना होगा उसके अंदर। एक सवाल ये इस हवाले से कि एक एमरेंट फार्मा के फार्मास्यूटिकल जाइंट, वो किसी एकेडेमिया के साथ, किसी यूनिवर्सिटी के साथ कैसे कोलैबोरेशन कर सकती है कि जिससे जो है वो दोनों तरफ कोई फ़ायदा हो? देखिए, हमारे पास है ना एक एक अक्सर लोग आते हैं कि जनाब मैंने फार्मेसी की है, मुझे इंटर्नशिप दे दें। तो मैं फैक्ट्री को ये कह रखा हैगा, जितने लोगों को आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप उनको ज़रूर अकोमोडेट करें। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ किसी के साथ भी अटैच होते होंगे, हम उनको क्या फ़ैसिलिटेट कर सकते हैं, वो हमसे क्या फ़ैसिलिटीज़ ले सकते हैं, उनसे हमें कोई फ़ैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। इसलिए कि ऑलरेडी है ना, वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। तो हमें चाहिए कि हम उनको फ़ैसिलिटेट करें, कि ताकि वो अपने स्टूडेंट को ये कह सकें कि आपको जो है ना, यहाँ अकोमोडेट कर दिया जाएगा, वहाँ अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि हम भागते हैं सिर्फ़ एक चीज़ के पीछे, वो है पैसे, कि आपको रखने का फ़ायदा क्या है? सर, एमरेंट फार्मा के पीछे जो आइडिया और विज़न था, उसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या थी? और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुई? देखिए, मैं अवेयरनेस 61 का हो गया हूँगा, माशाल्लाह। और 61 ईयर्स के बाद भी अभी भी लोगों से ये कहता हूँगा कि मुझे ना जो ये जनरेशन ज़ी है ना, इसके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आता है। इसलिए मज़ा आता है कि जो ओपिनियन इन लोगों का है ना, वो शायद हमारे ज़माने में था ही नहीं। तो जो कमिंग जनरेशन है ना, वो अच्छी भी है और फ़ास्ट भी है। वो हमारी तरह स्लो पेस की नहीं है अभी। तो मैं कहता हूँ कि एक फैक्ट्री के बजाय जो है ना 10 फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर एक फैक्ट्री से 200 लोग बेनिफिट कर रहेंगे, 200 लोग नहीं है, वो 200 ख़ानदान हैं। तो जितनी सी फैक्ट्री आपकी ज़्यादा होंगी, जितनी प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा होंगी, उतना ह्यूमन रिसोर्स आपका इंक्रीज़ होता रहेगा। कंट्री को भी बेनिफिट मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जनरेशन ज़ी की जो है ना, उसके ऊपर मेरा हमेशा से फ़ोकस रहा है। मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस वाला आदमी जो है ना, मैं रखते हुए घबराता हूँ। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको मैं बड़ी जल्दी रख लेता हूँ कि यार इसको ट्रेन करना और समझाना थोड़ा-सा आसान है। देखिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ तो हर आदमी बात करता है लीडरशिप क्वालिटीज़ का, लेकिन कभी भी कोई आदमी भई इसके ऊपर बात नहीं करता कि जी आपका और आपके एम्प्लॉइज़ का लाइज़न जो है ना, एक अच्छे गुड फेथ के अंदर होना चाहिए। उसको आप पे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हर अच्छे और हर बुरे वक़्त के अंदर जो है ना, मेरी जॉब जो है ना वो इंटैक्ट रहती है। जिसकी मिसाल आपको कोरोना दूँगा। कोरोना जब आया था, आज से मेरे ख़्याल कंपनी ने जितना गेन उस ज़माने में किया है, इस पूरे टेन्योर के अंदर नहीं किया है। इसलिए कि किसी एम्प्लॉइज़ को हमने निकाला नहीं, और किसी एम्प्लॉइज़ की जो है ना सैलरी नहीं दी। ये नहीं कि किसी एक आदमी की सैलरी ना दी हो हमने। हमने कहा सबको दो। ना तो मेरी वज़ह से कोरोना आया था, ना आपकी वज़ह से कोरोना आया था। उससे मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन डेवलप हुई। और रेपुटेशन ये डेवलप हुई कि यार जॉब हमारी यहाँ सिक्योर है। हम बेहतर काम करेंगे, तो हम ये एक एक कंटीन्यूअस प्रोसेस के अंदर चलते चले जाएँगे। सर, आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी फैकल्टी को और उन स्टूडेंट्स को कि जो अपनी करियर को एक रियल टाइम सक्सेस स्टोरी के साथ रिलेट करना चाहें, उनको क्या मशवरा दें? एक ही मशवरा है, अपने दिल से डर निकाल दें बस।
सर एक किताब या कोट जो आपको इंस्पायर करता हो? देखिए मैं बेसिकली सबसे ज़्यादा फॉलोअर हूँ ना, वो हूँ वॉरेन बुफे का। उसका एक कोट जो है ना बड़ा मशहूर है, वो ये कहता है कि जिस टाइम है ना मार्केट क्रैश हो रही हो ना, आप है ना उस टाइम इन्वेस्टमेंट करें, और जिस टाइम मार्केट बूम कर रही हो ना, उस टाइम अपना हाथ रोक लें। कोरोना के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, उसका बेनिफिट मैं आज उठा रहा हूँगा। अगर एक प्रॉपर्टी मैंने 7 करोड़ की ली थी, तो इस टाइम वो वही प्रॉपर्टी तकरीबन 26 करोड़ रुपए की है। लोग छोड़-छोड़ के भाग रहे थे और मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, और आज भी वही वही पोज़ीशन है। मैं बेटे को कहता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू इन्वेस्ट द मनी इन पाकिस्तान। इसलिए लोगों को ये ट्रस्ट नहीं है कि पाकिस्तान आने वाला वक़्त पाकिस्तान का कैसा होगा, ठीक है? लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार अल्लाह ताला दिन भी दिखाता हैगा और रात भी आती है, और रात के बाद जो सूरज आता हैगा, उसकी चमक जो होती है ना, वो दिन के सूरज से ज़्यादा खूबसूरत होती है। सर आपके नज़दीक फार्मास्यूटिकल कंपनी और एकेडेमिया यूनिवर्सिटी मिलकर क्या काम कर सकती है, जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद? तो यूनिवर्सिटी के साथ जो कोलैबोरेशन हो सकता है, वो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो एक्सपेंसेस आ रहेंगे, ठीक है? तो इंडस्ट्री उसको जो है ना आपके साथ शेयर करे। अगर वो शेयर करेगी, तो हो सकता है हम पा दुनिया के अंदर कोई एक प्रोडक्ट लेके आ जाए। सिर्फ़ एक प्रोडक्ट आने की द देर है। इसलिए कि किसी भी मुल्क को ना एक हीरो की ज़रूरत होती है। अर्जेंटीना के अंदर सिर्फ़ मैराडोना पैदा हुआ था, उसके बाद उसकी फुटबॉल टीम पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। सर आपके ख़्याल में आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा? देखिए इंडस्ट्री इस काम में जो है ना बहुत पीछे है। इंडस्ट्री इस काम के लिए सोचती नहीं है ये। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर है ना 99% लोग हैं ना सेठ बैठे हुए हैं। वो सुबह उठते हैं, शाम को कहते हैं यार आज कितने पैसे कमाए हमने। उसके लिए तो ना जो भी काम करना होगा वो आप ही लोगों को काम करना होगा। हमें कन्विंस करना होगा कि इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके। अगर आप कहेंगे इंडस्ट्री आपको जो है ना इनिशिएटिव ले, आप उनसे 1 नहीं, 10 नहीं, 50 मीटिंग कर लें, वो आपसे मीटिंग ज़रूर करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे के ऊपर जो है ना सॉरी फिगर पे खड़े हुए होंगे। एमेरेंट फार्मा का विज़न और मिशन क्या है? देखिए हमारा तो मिशन सिर्फ़ एक ही है कि हम है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन जाएँ। कैसे बने? उसका एक ही तरीका है कि क्वालिटी मेडिसिन दें और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। ये अगर 2 चीज़ें जो है ना हम करने में कामयाब हो जाएँ, तो शायद इंडस्ट्री जो है ना के अंदर अपनी कोई पोज़ीशन गेन कर सकें। अदरवाइज़ तो कुछ नज़र नहीं आता मुझे ऐसा कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं काम करूँगा, उससे कोई कंपनी बड़ी नहीं हो सकती। लोग अच्छे हायर किए जाएँ, ऐसे ही। वो हायरिंग के ऊपर जो है ना बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत सारे लोग आते हैं। इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा इस टाइम ड्रॉबैक हो गया वो एक ही है बस, कि लोग टिकते नहीं हैं, अपने करियर नहीं बनाते हैं वो। 5,000 रुपए ज़्यादा मिले, स्लिप होके आगे चले गए। 10,000 रुपए ज़्यादा मिले, मैंने कहा ना मैंने 21 साल एक ही फार्मास्यूटिकल के साथ अटैच रहा और वहीं से छोड़ के आया। अगर मैं 21 साल ना रहता, तो शायद ये मेरी लर्निंग भी नहीं हुई होती और ना ये इंडस्ट्री खड़ी हुई होती। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह की ब्लेसिंग आपके साथ हो, तो आप ग्रो कर ही जाते हैं। And I hope you guys learned a lot from this. Inshallah, I'll be seeing you guys again in the next episode. Thank you so much. Allah Hafiz. आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।